हेलो फ्रेंड्स मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार है, सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट क्लास में दोस्तों हम मोहम्मद बिन तुगलक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। पहली क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक उसके समय उसने जो 5 एक्सपेरिमेंट्स किए, उसकी जो पॉलिसीज़ थी उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। और उसके बाद हमने मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य विस्तार को डिस्कस किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोहों को बढ़ रहे थे और 1351, ठीक है, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक सिंध जा रहा था। पहले उसने गुजरात के विद्रोह को दबाया, उसके बाद वो सिंध जा रहा था। ठट्टा के पास थकने से उसकी मौत हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम जो 16 साल थे, जो लास्ट 16 साल थे उसके जीवन के, बहुत दुखदायी थे उसके लिए। बहुत प्रॉब्लम में आया उस टाइम में। वो उस टाइम पीरियड में इतने सारे विद्रोह हुए, अवध में, कड़ा में, बंगाल में, गुजरात में, पश्चिम में, दक्षिण भारत में, हर जगह विद्रोह हुआ। और मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि वो किसी पे विश्वास नहीं करता था तो वो खुद ही जाता था, तो वो भी थक गया और उसकी सेना भी थक गई। यहाँ गुजरात में तागी का विद्रोह हुआ। तागी एक व्यक्ति का नाम है। उसके नेतृत्व में जब विद्रोह हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक उसको दबाने गया तो उसकी ठट्टा के पास मौत हो गई, क्योंकि वो सिंध जा रहा था। सिंध में भी उस समय जो है विद्रोह हुआ। और ऊपर चलें तो मुल्तान में भी सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी थी, ठीक है। तो 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक मर गया। तुगलक वंश के 3 शक्तिशाली, महत्वपूर्ण और 3 योग्य, अगर हम सुल्तानों की बात करें तो उसमें संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक खुद है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन का लड़का, और अब जिस व्यक्ति को हम पढ़ेंगे वो है फिरोज शाह तुगलक। ये 3 महत्वपूर्ण सुल्तान हैं। इन तीनों को ही हमको अच्छे से डिटेल में पढ़ना था। 2 को पढ़ चुके हैं, तीसरे की बारी है। क्योंकि राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं इसलिए हम सुल्तान को बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। नहीं तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आप सुल्तान को हाईलाइट क्यों करते हो? करना पड़ेगा ना भाई। अभी जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो हम हमारे देश का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे। अगर वर्तमान की बात करें, करेंट अफेयर में भी हम अगर हिस्टोरिकल कुछ चर्चा करें तो मेन व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं ना, तो मोदी जी को पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पर हम सुल्तान को पढ़ते हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को आज हम बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। देखो 1351 मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई। 1351, लगता है हमारा पेन बदल गया आज। एक सेकेंड, मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ, इंतकाल हो गए 1351 में। ठट्टा के पास हुआ था। तो इसका चचेरा भाई है फिरोज शाह तुगलक। फूलमाला, पंडित जी और मुकुट तीनों साथ में लेके चल रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कभी भी अपना भाई जो है निपट सकता है। ठट्टा के निकट जैसे ही मारा वैसे ही कहता है कि अपन सुल्तान। ठट्टा में ही इसने राज्याभिषेक करवा लिया, दिल्ली आने की कोशिश नहीं की, ठट्टा के पास करवा लिया इसने। अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। तो ठट्टा के पास 1351 में फिरोज शाह तुगलक, इसने क्या करवाया? राज्य अभिषेक करवा लिया। सुल्तान की उपाधि यहीं ले ली, कहते यहीं पे बोलो कि हम सुल्तान हैं। इतनी जल्दी में था। और ये जो सुल्तान बन रहा है अब,
ये सुल्तान कम किसान ज़्यादा है। सब्जी की दुकान लगाना, फल बेचना, ये काम करता है ये। दिल्ली में खरबूजे की और तरबूज की खेती करवाता है। ये व्यक्ति कम से कम 300 नगर बसाता है और बड़ी बड़ी नहरें बनवाता है। ये फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक काम है जो आज तक किसी सुल्तान ने नहीं किए। सबसे बेस्ट सुल्तान अगर सार्वजनिक मामले में कहा जाए तो वही फिरोज शाह तुगलक। भले ये इस्लाम के लिए करवा रहा है लेकिन उसका फ़ायदा आने वाले समय में हिंदुओं को भी हुआ। ठीक है, तो ये किसान टाइप का है। कैसा है? किसान टाइप का। सुल्तान कम है, किसान ज़्यादा है। ठीक। ठट्टा के पास फिरोज शाह तुगलक। ये से अलाउद्दीन की बात करें, अलाउद्दीन के सामने एक फेमस डायलॉग कि चाचा गर्दन से खून टपकना बंद नहीं हुआ था कि सुल्तान की उपाधि ले ली अलाउद्दीन खिलजी ने। सेम हियर। अब फिरोज शाह तुगलक ये बना है सुल्तान। ठीक। 1351 फिरोज शाह, और ये रहेगा कब से? 1351 से 1388 AD तक ये सुल्तान रहता है। अब इसके समय खास बात यह है कि सार्वजनिक काम बहुत सारे हुए, अभी डिस्कस करेंगे, पहले सुनो इसको। 1351 में फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद ठट्टा में ही राज्य अभिषेक करवाता है और फिरोज शाह तुगलक एक अच्छा सुल्तान या एक अच्छा सैनिक नेता नहीं था। इसने धर्मशास्त्रियों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, इस्लाम धर्म को भारत में स्थापित करने की कोशिश की। फिरोज शाह तुगलक ने सहिष्णुता की नीति को त्याग दिया और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। ये आजकल अपने इंडिया में एक वर्ड बहुत चल रहा है, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण की राजनीति, अभी मैं बताता हूँ तुष्टीकरण क्या होता है। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक जो मिला है उसमें खुश, कहता है जितना मिला है उतम खुश रहो। इसके समय दक्षिण भारत हाथ से निकल गया। कोई कोशिश नहीं की कि दक्षिण भारत को हम सल्तनत में मिलाएं, नहीं की इसने कोई कोशिश। इधर बंगाल निकल गया, 2 बार आक्रमण करता है बंगाल पे, दोनों बार जूते खा के बाहर। 2 बार बंगाल पे आक्रमण करता है लेकिन दोनों बार फेल होता है, असफल रहता है। ठीक। इसलिए इसके समय ये कहावत भी आई थी कि फिरोज शाह तुगलक जितना है उतने में खुश था। फिरोज शाह तुगलक कहता है कि राज्य केवल टैक्स वसूलने की संस्था नहीं है, राज्य केवल राज करने की संस्था नहीं है, जबकि राज्य एक कल्याणकारी संस्था है जिसमें रहने वाला समाज, जिसमें रहने वाले लोग कल्याण की अपेक्षा राज्य से कर सकते हैं। ये फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि राज्य केवल टैक्स वसूलने का या कर वसूलने का संस्था नहीं है, राज्य एक कल्याणकारी संस्था है जिसमें रहने वाले लोग, जिसमें रहने वाले समाज कल्याण की अपेक्षा कर सकते हैं। ये फिरोज शाह तुगलक ने कहा। ठीक है। जो हाथ से निकल गया उसको जीतने की, उसको साम्राज्य में मिलाने की इसने कोई कोशिश नहीं की। केवल और केवल धर्मशास्त्रियों को और इस्लाम धर्म के जितने भी मानने वाले थे उनको तुष्ट करना इसकी राजनीति है। ठीक है, समझो तुष्ट करने का मतलब। तुष्ट, इस सन को हटा के केवल तुष्ट लिख दें और ये सन हटा दें। फुल फॉर्म तो इसका संतुष्ट होता है। ये जो तुष्ट है ना, इसका फुल फॉर्म संतुष्ट होता है। संतुष्ट का मतलब होता है सेटिस्फाई। सबको पता है सेटिस्फाई होता है। ठीक है। और तुष्टीकरण,
अगर इसको इंग्लिश में कहे तो एपीसमेंट, ठीक, तुष्टीकरण, यानी कि धर्मशास्त्रियों को सेटिस्फाई करना, धर्मशास्त्रियों को संतुष्ट करना, उलेमा वर्ग हो, चाहे इस्लाम का कोई भी मज़हब हो, कोई भी पंथ हो, उसको तुष्ट करना या संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, इसकी नीति है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हो, अलाउद्दीन खिलजी हो, गयासुद्दीन तुगलक हो, या उससे पहले इल्तुतमिश हो, ये लोग उलेमा वर्ग की सलाह नहीं मानते थे, ना ये उन लोगों को ये बोलते थे कि आओ हमें बताओ रास्ता कि हम क्या करें। जैसे हिंदुओं में होता है ना कि एक पुरोहित लगता ही लगता है, ब्राह्मण, राज्य चलाना है तो ज्ञान देने वाला पुरोहित चाहिए, ऐसे ही एक पुरोहित चाहिए या एक धर्मशास्त्री चाहिए इस्लाम में। लेकिन इस्लाम के जितने भी सुल्तान अब तक के हुए, उन लोगों ने धर्मशास्त्रियों को राज्य में हस्तक्षेप नहीं करने दिए। अलाउद्दीन खिलजी ने तो ये कहा भी था कि धर्म राज्य पर नियंत्रण करे, ये मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन इसको स्वीकार है फिरोज साहब, क्योंकि इसमें तो दिलचस्पी नहीं है कि मैं बंगाल को एक बार हस्तगत कर लूँ, दक्षिण को जीत लूँ, या फिर सिंध मुल्तान इनको जीतूँ, या कश्मीर को जीतूँ। इसको बस जो मिला है उस पर राज करना है, उसको बचा के रखना है और सेटिस्फाई करना है। यानी कि उलेमा वर्ग हो, इस्लाम का मतलब जो भी पंथ है उसको खुश रखना, उसको सेटिस्फाई करना, ये इसकी राजनीति है और इसी को तुष्टीकरण कहते हैं। ठीक है, जो आजकल बहुत चल रहा है ना मार्केट में कि तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, वो ये होता है सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करना। पेट्रोल महंगा है तो क्या है, 50 रुपये कर दो, जनता तुष्ट हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, चुनाव के 5-6 महीने पहले ये होता ही, अभी भी हुआ। ठीक है, तो ये होता है तुष्टीकरण। फिरोज शाह तुगलक की नीति थी तुष्टीकरण की। ठीक, धर्मशास्त्रियों को अपनी तरफ करना, और जो निकल गया हाथ से उसको निकल जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक काम बहुत सारे करवाए। ठीक है, बहुत सारे इसने किसान वर्ग के लिए काम करवाए, नहरें बनवाई, इस्लाम के मानने वालों के लिए भी बहुत सारे काम करवाए, धर्मशास्त्रियों को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, साथ ही साथ उनके लिए भी बहुत सारे काम करवाए। अभी देखो, सबसे पहले मैं इसके साम्राज्य विस्तार को पढ़ाऊंगा। मात्र इसने कोशिश की है, दावा नहीं किया। इसने मात्र कोशिश की, दावा नहीं किया। देखो, बंगाल, इस पे आक्रमण करने गया, बंगाल पे, ये बंगाल, ठीक, और यहां पर इस समय था शमसुद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1340 में इसने स्वतंत्र सत्ता, एक फ्री स्टेट की स्थापना कर ली थी शमसुद्दीन ने। तो दिल्ली से फिरोज शाह तुगलक गया, कहते कि बंगाल को जीत ही लो। 3 जूते मारे थे इसको, फिरोज शाह को। पहली बार आक्रमण किया, असफल, दूसरी बार आक्रमण किया, असफल, दोनों बार कुछ नहीं हो पाया। ठीक, उसके बाद आया जाजनगर, उड़ीसा। ठीक है, अपना ओडिशा, अभी ओडिशा है ना जो अपना स्टेट है, भुवनेश्वर जिसकी राजधानी, वहाँ है जाजनगर। तो यहाँ आया तो इसने पुरी का मंदिर तोड़ दिया, जगन्नाथपुरी का मंदिर फिरोज शाह तुगलक ने तोड़ा, बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए। और बताया जाता है कि इतनी धन संपत्ति लूट के ले गया और हंसते हुए जा रहा है, देख लो मैं इस्लाम का सच्चा मानने वाला हूँ, मैं इस्लाम का एक असली सुल्तान हूँ, एक असली बादशाह हूँ। फिरोज शाह तुगलक कह रहा देखो मैंने मंदिर तोड़ दिए, धर्मशास्त्रियों को खुश करने के लिए मंदिर तोड़ रहा है फिरोज शाह तुगलक। औरंगजेब की भी तो यही नीति थी। औरंगजेब का खुद का मन नहीं था ना, फिरोज शाह तुगलक का खुद का मन था कि मैं मंदिर तोड़ूं और वहाँ मस्जिद बनाऊं या कुछ करूं।
ये धर्मशास्त्रियों की वजह से होता है जो होता है। हिंदुओं में भी यही है। राजपूत जाति व्यवस्था को संरक्षण क्यों देते आए? धर्मशास्त्रियों के कहने पर, उनका खुद का मन नहीं था। देखो, ठीक, तो मंदिर तोड़ दिए, बड़े बड़े मंदिर तोड़े, लेकिन राज्य को कब्जे में नहीं लिया, न सल्तनत में मिलाया। केवल तुष्टीकरण कर रहा है फिरोज शाह तुगलक, और पेट नहीं भराया इससे, तो कहता है कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाओ। जजिया कर की गलत डेफिनेशन, जजिया कर की गलत डेफिनेशन ये है कि इस्लाम के अलावा जो लोग इस्लामिक स्टेट में रहते हैं वो लोग जजिया देंगे, वो जजिया कर नहीं है। जजिया कर जो अब आ रहा है ये है जो इस्लाम के स्टेट में रहेंगे वो लोग अब जो जजिया देंगे ये वो जजिया है। जो पहले वाला जजिया था ना वो किसान वर्ग पे लगता था, और किसान जो भी टैक्स देंगे वो जजिया कर कहलाता था। ये वाला जजिया अलग है जो फिरोज शाह तुगलक लगा रहा है। फिरोज शाह तुगलक ने जो जजिया लगाया उसमें ब्राह्मण भी शामिल हैं। अब जाके ब्राह्मण वर्ग इनका विरोध कर रहा है, क्योंकि इस्लाम हो, ब्रिटिश शासन हो, चाहे कोई हो, ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं किए गए, क्योंकि इनसे हाथ मिलाओगे तब तो आप शासन करोगे। नीचे वाले तो वैसे ही गुलाम हैं। तो ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया तो ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक। इतना इसने प्रताड़ित किया ना ब्राह्मणों को। एक ब्राह्मण को तो ये कहकर जला दिया गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कि इस्लाम के खिलाफ जाता है, प्रवचन करने की किसने कहा था? जलवा दिया, जिंदा जला दिया उसको वहीं पे। तो ब्राह्मणों को बहुत प्रताड़ित किया। औरंगजेब ने तो कुछ नहीं किया, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। और अब ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं। इससे पहले ब्राह्मण केवल हाथ मिला कर रह रहे थे, लेकिन इसने कहा कि हमारा शरीयत नहीं कहता कि ब्राह्मणों को जजिया कर से बाहर रखा जाए। अरे तुम अपने उसमें हो, धर्मशास्त्री हो, कुछ भी हो। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया। सिंध और गुजरात यहाँ पर हो गए विद्रोह। आया दबाने, विद्रोह दबाए, सफलतापूर्वक विद्रोह दबाए। लेकिन कच्छ की ज्योग्राफी ये है कि कच्छ पहले, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सुंदर फैक्ट। कच्छ पहले मैदानी इलाका नहीं था। कच्छ बलिन मतलब समझते हैं, या बलिन या बलित या वलन पर्वत जो होता है उसका एक टुकड़ा है कच्छ। तो यहाँ की जो ज्योग्राफी थी उसको पता नहीं थी, आधी सेना मर गई। वापस आया, सेना की कमी पड़ गई, तो आदेश दे रहा है कि जहाँ भी लूट करो, जिसको भी लूटो, जिस भी राज्य पर हमला करो, वहाँ से लड़कियाँ नौजवान लड़के लेके आओ। लड़कियों को दासी बनाएंगे, वो लड़कों को दास बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे। और इसने 1,80,000, इतने तो औरंगजेब ने भी नहीं रखे, सबसे ज़्यादा गुलाम रखने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। 1,80,000, अलाउद्दीन ने 50,000 रखे थे, इसने 1,80,000 गुलाम रखे। 1,80,000, 1 8 1 2 3 4 5, 1,80,000 ऐसा लिखाएगा, है ना। 1,80,000 गुलाम फिरोज शाह तुगलक ने रखे। उनमें से कुछ को बेचने के लिए बाहर भिजवा दिया, कुछ को ईरान भिजवा दिया, कुछ को इसने बढ़ई, शिल्पकारी, दस्तकारी इनके लिए महलों में लगा दिया, कारखानों में लगा दिया। ठीक, इससे भी पेट नहीं भराया। धर्मशास्त्रियों को और खुश करना है। अभी कहता है कि हमारे महलों में जितने भी हिंदू भित्ति चित्र हैं, यानी कि चित्र बनवाए जाते थे महलों पे, कभी बुद्ध के बनवाए जाते थे, भगवान के बनवाए जाते थे, कहता है कि हिंदुओं के
देवी देवता के, बुद्ध के जितने भी चित्र हों सबको खुरच दो, धर्मशास्त्रियों को और खुश। अपने आप को इस्लाम का सच्चा सुल्तान बता रहा है फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो साम्राज्य विस्तार में केवल बंगाल पे आक्रमण किया, ब्राह्मणों पे जजिया कर क्यों लगाया ये समझ में आ गया होगा। सिंध और गुजरात में विद्रोहों को दबाया, इसके अलावा इसने साम्राज्य विस्तार में और कोई काम नहीं किया। ठीक है, और देखो, और देखो, अभी तो शुरुआत है। इसके समय सार्वजनिक काम बहुत सारे किए गए। ठीक है, इसके समय आर्थिक सुधार भी किए गए। ठीक, सार्वजनिक कार्य और आर्थिक सुधार, पब्लिक वर्क। ठीक, और इकोनॉमिक सुधार या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बहुत सारे काम किए गए। एक एक करके समझेंगे, पहले इसको समझते हैं। सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक कार्य में इसने औषधालय बनवाए, मेडिकल वो खुलवाई। ठीक, दान विभाग बनवाया जिसमें से केवल इस्लाम को दान दिया जाएगा, धर्मशास्त्रियों को खुश करना है। ठीक, सार्वजनिक कार्य में इसने नहरें बनवाई, कृषि में सुधार किया, टैक्स में सुधार किया, और तीर्थ यात्रा के लिए भी एक विभाग की स्थापना की। ये इसके सार्वजनिक काम है। इसने जो दो सबसे बड़ी नहरें बनवाई उसमें एक नहर थी वो थी सतलज नदी से, सतलज नदी से हांसी तक। देखो भाई, नहर में थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने सतीश चंद्र को पढ़ा, उन्होंने नहर के बारे में लिखा है कि सतलज से हांसी तक की जो नहर थी वो थी 200 किलोमीटर की नहर। इसे सबसे बड़ी नहर बताया। और एक नहर बताई जाती है यमुना से, यमुना नदी से हांसी तक। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे भी है, क्योंकि मैंने गूगल पे निकाला था तो 150 किलोमीटर लंबी ये वाली नहर सबसे बड़ी नहर बताई गई, जबकि ये वाली नहर सबसे बड़ी नहर है सतीश चंद्र के हिसाब से। ठीक है, उसको मैं और देखूंगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा उसको। ये नहर बनवाई। ठीक है, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हांसी, हिसार और बहुत सारे इसने नगर बसाए, कम से कम 300 गांव बसाए थे इसने। ठीक है, और क्या किया इसने, 300 गांव बनवाए, 300 गांव। ठीक, नहरें बनवाई, 300 गांव बनवाए। इसने दिल्ली में खरबूजा और तरबूज, तरबूज वाला सुल्तान, ठीक है, खरबूजा और तरबूज इसकी खेती को बढ़ावा दिया। ठीक, इसने कम से कम 300 बाग, 300 बाग किसके लिए बनवाए, केले के लिए, केले उगाओ। तो किसान ही बन जाता है यार पूरा, सुल्तान क्यों बना। खैर अच्छे काम है, लेकिन ये देखो, ठीक है, बाग बनवा रहा है केले के लिए, खरबूजा तरबूज की खेती, नहर बनवाई, गांव बनवाए। इसको मैं मिटा दूं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जरा देखो, इधर मैप में समझेंगे तो थोड़ा हाईलाइट रहता है दिमाग में। हांसी, ठीक, फिरोजाबाद, हिसार हरियाणा, ये दो महत्वपूर्ण नगर हैं जो आज भी है, इसी ने बनवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, दिल्ली में इसने क्या किया था, खरबूज और तरबूज इनकी खेती को बढ़ावा दिया था। ठीक है, दान विभाग खोला,
दान विभाग जिसका नाम था दारुल उल सफ़ा, एक मिनट, दारुल उल सफ़ा, ये दारुल उल सफ़ा ये था जो मेडिकल वाला विभाग होता है ना, उसको क्या कहते हैं अपन, औषधालय, ये खुलवाया। ठीक, दान विभाग को अपन कहते हैं दीवान खैरात। ठीक, जो मुस्लिम अमीर हैं और जो मुस्लिम गरीब हैं उनके लिए है ये दान विभाग, हिंदुओं के लिए नहीं है। दान विभाग या दीवान ए खैरात ये मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है। ठीक है, जितने काम कर रहा है ये मुसलमानों के लिए, ये नहर बनवा रहा है, ये खरबूजे की खेती वेती, ये सब इस्लाम धर्म के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं करवा रहा है। लेकिन ये जो कहता है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था भी है, तो उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि इसका फ़ायदा तो खैर सबको हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक, सार्वजनिक कार्य में और काम देखो, टैक्स देखो, इसके समय इसने जितने भी टैक्स थे, जितने भी टैक्स लगते आ रहे थे, जैसे जीएसटी लगता है अभी, तो 17 से 18 टैक्स को ख़त्म करके एक जीएसटी बनाया। इसने पूरे टैक्स ख़त्म किए और 4 टैक्स बनवाए। ठीक, इसमें है खराज, खुम्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, जजिया और ज़कात। ये जो जजिया है मैंने अभी बताया कि ये अलग जजिया है, जो पहले लगता था वो वाला अलग जजिया था। ठीक है, देखो ये जो खराज है ये किस पर लगता था, ये लगता था खराज गैर इस्लाम पर, यानी कि जितनी भी रियासतें हैं, जो गैर इस्लाम रियासतें हैं, उन पर लगता था। ठीक है, ये खुम्स लगता था लूट पर, यानी कि जितनी भी लूटामारी करके कोई लाएगा तो उस पर 1/3 राज्य का भाग होगा। ठीक है, जजिया, इसके समय जो जजिया आया ये था गैर इस्लामिक लोगों पर। ठीक है, गैर इस्लामिक लोगों पर, और ये ब्राह्मणों को भी देना था। ज़कात ये लगता था तीर्थ यात्रा पर कर, और ये तीर्थ यात्रा कर जो लगता है इससे मुसलमानों के लिए हज यात्रा, मुसलमानों के लिए रोजे, इन सब की व्यवस्था की जाती थी। टैक्स सब देंगे क्योंकि ये एक इस्लामिक टैक्स है। ठीक है, इस्लाम धर्म पढ़ा है मैंने। तो ज़कात ये तीर्थ यात्रा कर था। ठीक है, ये 4 टैक्सेस के टाइम पे लगना शुरू हुए। ठीक, और देखो, याद करो मौर्य वंशीय जो अशोक था उसको हम पढ़ रहे थे, तो उसके जो 2 अभिलेख थे, एक मेरठ का अभिलेख और एक था टोपरा का अभिलेख। मेरठ और टोपरा के जो 2 अभिलेख थे, 1356 में फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया, ये तरबूज बेचने वाले सुल्तान। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक किसी को याद नहीं आए तो समझ जाना कि तरबूज बेचने वाला सुल्तान फटाक से याद आ जाएगा। देखो, ये सार्वजनिक कार्य जो इसने किए उसके मैंने विभाग लिखे थे, भाई आप इनको लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लिया करो, नहीं भी लो नहीं भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा भाई तुमको बताते ही ऐसे कि तुमको याद हो जाएगा। जब मुझे याद है सारी चीज़ तो आपको क्यों नहीं हो सकती। आगे देखो, आगे क्या था, क्या बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये टैक्स हो गया था। उसके बाद में आपको क्या बता रहा था, हाँ अभिलेख बता रहा था, एक टोपरा और एक मेरठ। ठीक है, ये 2 अभिलेख थे जिसे 1356 में दिल्ली लेकर आया था। ठीक है, और ये किसके थे, अशोक के अभिलेख। बिजली गिर गई कुतुब मीनार पे, जो हमारा कुतुब मीनार है उस पे बिजली गिर गई।
देखो 1 2 3 और ये 4, चौथी मंजिल टूट गई थी, इसकी रिपेयरिंग करवाई, इसकी हाइट बढ़ा के इसकी रिपेयरिंग करवाई और 235 कुछ फिट करवाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, इन 3 व्यक्तियों ने कुतुब मीनार में अपना अपना योगदान दिया। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किसने योगदान दिया और किसने नहीं दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक काम इसने करवाया। और दिल्ली 2 अभिलेख लेकर आया, मेरठ और टोपरा के, जो अशोक के अभिलेख थे 1356 में। ठीक, आर्थिक सुधार में देखो, आर्थिक सुधार में भी बहुत सारे काम हैं। आर्थिक सुधार में क्या क्या किया इसने? यार इसके समय युद्ध नहीं है ज़्यादा, कुछ बोरिंग सा लगता है ये सुल्तान, लेकिन मज़ेदार सुल्तान है। ठीक है, आर्थिक काम, आर्थिक कार्य में ये है भाई कि फिरोज शाह तुगलक ने सैनिक भर्ती जेनेटिक कर दी, अनुवांशिक कर दिया इसने, सैन्य पद को अनुवांशिक कर दिया। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसको आगे चल के पूरे दिल्ली ने भुगता। इसको क्या सूझा था कि इसने सैन्य भर्ती को अनुवांशिक कर दिया, सैन्य पद अनुवांशिक कर दिए। अब जितने भी योग्य व्यक्ति हैं उनको नौकरी कहाँ से मिलेगी? और ये भी इस्लाम को खुश करने के लिए कर रहा है सैन्य पद अनुवांशिक। ये कहता है कि मरने के बाद किसी भी अमीर की जो संपत्ति है, किसी भी अमीर की जो जायदाद है, वो उसके बेटे को दी जाए, राज्य को नहीं दी जाए। पहले राज्य को दी जाती थी, अब कहता बेटे को दी जाए। दूसरा कहता बेटा नहीं है तो दामाद। तीसरा कहता दामाद भी नहीं है तो गुलाम। लेकिन इसमें पत्नी को शामिल नहीं किया गया, इसमें पत्नी को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, सैन्य पद को अनुवांशिक कर दिया और मरने के बाद जो भी संपत्ति है वो अब परिवार की रहेगी। ये सबसे बड़ी गलती। अब देखो इसमें सबसे बड़ी जो भूल थी वो क्या थी। अब फिरोज शाह तुगलक ने इसको कर दिया अनुवांशिक। अब भाई योग्य है, चाहे तलवार चलाना आ रहा है नहीं आ रहा है, बाप के बाद बेटे को बनना है। अब इसमें होने लगी मक्कारी। मक्कारी होने लगी तो कैसे मक्कारी होती थी ये समझो कि सैनिक ने जाना ही बंद कर दिया। क्यों? नौकरी तो हमें मिलेगी। सैनिकों ने जाना ही बंद कर दिया और अपने जगह पे दूसरों को भेजने लगे। कहते कि तेरे को इतने पैसे दूंगा मेरे काम में से, तू चल जा। वो तीसरे को भेजने लगा, कहते मैं तेरे को इतना दूंगा तू चल जा। वो चौथे को भेजने लगा। ये नुकसान हुआ, सबसे बड़ा नुकसान। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक 3 ट्रिलियन होगी, ब्रिटिश 45 ट्रिलियन संपत्ति लूट के ले गए, ऐसे ही लुटवा दिया इसने। ठीक, तो लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। और देखो ये फिरोज शाह तुगलक की सबसे गलत नीति थी, सबसे गलत नीति, सैन्य पद को अनुवांशिक कर देना। ठीक, तो ये काम करे हैं फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक एक और भूल करता है, वो है हिंदुओं को उच्च पद नहीं देता। उच्च पद से बाहर रखा। हिंदुओं को उच्च पद से इसने बाहर कर दिया, क्योंकि इस्लाम को खुश करना है, धर्मशास्त्रियों को खुश करना है, तुष्टीकरण। हिंदुओं को उच्च पदों से बाहर कर दिया, ये सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि हिंदुओं में बहुत विद्वान होते थे, उन विद्वानों को इसने संरक्षण नहीं दिया। इस्लाम में इसने धर्मशास्त्रियों के हाथ में पूरा
प्रशासन दे दिया, धर्मशास्त्रियों को बड़े बड़े पद दिए गए। नहीं आ रहा है काम करना तो भी धर्मशास्त्री को पद दे रहा है। तो दिल्ली का तो होना ही था अब बुरा हाल। ये हुआ इसके टाइम पे। 1388 में मर गया, इंतकाल। फिरोज शाह 1388 में मारा गया। मारा गया नहीं, मर गया। ये काम थे उसके फिरोज शाह तुगलक के। और फिरोज शाह तुगलक के ये काम किसी भी तरह सल्तनत के लिए अच्छे नहीं थे। केवल और केवल धर्मशास्त्रियों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करना, केवल और केवल जनता को, खासकर इस्लाम जनता को खुश करना ही उसकी राजनीति थी फिरोज शाह तुगलक की। ये फिरोज शाह तुगलक ने किया, ठीक है। और ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, ये हवा हवाई नहीं है भाई, ये मैंने कम से कम सालों पढ़ा है इसको। 4-4 साल की मेहनत है ये मेरी, तब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक। तो ये थी फिरोज शाह तुगलक की कहानी। तुगलक वंश का विनाश यहाँ से शुरू होता है। और नासिरुद्दीन महमूद, जब ये व्यक्ति 1394 से 1412 शासन करता है, तो 1398 में तैमूर लग्न का आक्रमण होता है, जो चंगेज खां को अपना वंशज बताता है और कहता है कि मैं तुर्क नहीं हूँ। वो व्यक्ति सल्तनत पे अटैक करेगा। 200 साल में जितना भारत ने कमाया है, उत्तर भारत में पूरा के पूरा लूट के ले जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्लास में कुछ फैक्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे और तैमूर लग्न के आक्रमण को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, कहानी की तरह समझेंगे। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।